बहुजन समाज पार्टी एग्जिस्टेंस में थी और उसके बाद तो चंद्रशेखर रावण ने पार्टी बना ली है, बिना यह समाज को बताए कि बहुजन समाज पार्टी में क्या कमियां थीं और उन कमियों को उन्होंने कैसे दूर किया है। फिर उसके बाद अभी हमने रिसेंटली जो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी देखा, उन्होंने भी पार्टी बना ली तुरंत ही जो है। तो सभी लोग का जो फोकस है वो सत्ता पर है, लेकिन अगर आप जो है आकलन करें, थोड़ा सा सोच विचार करें, तो सत्ता के कितना नज़दीक हैं ये लोग, ये सत्ता से बहुत दूर हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी गैर राजनीतिक जड़ें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और उन पर इनमें से कोई काम नहीं कर रहा है। मंच पर खड़े होकर जो है हिंदू धर्म के खिलाफ भाषण देने से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी आपको जो है बुद्ध के धम्म, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद, तो आपको श्रमणवाद को समझना पड़ेगा, श्रमण संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा, श्रमण संस्कृति की तरफ लोगों को लेकर आना पड़ेगा, श्रमण संस्कृति के अंतर्गत लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो नीलम जी, अगर इस देश में कोई भी बहुजन समाज का नेता, कोई भी बहुजन समाज का प्रोफेसर या कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर इस उद्देश्य में लगा है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगा है, तो निसंदेह वो जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए निर्धारित किए गए उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। अभी छोटी छोटी घटनाओं पर अपना दिमाग लगाया होता, फोकस किया होता, तो इन छोटी घटनाओं में क्या मांगा उन्होंने न्याय के तौर पर? एक नौकरी, और क्या मांगा है? लेकिन सर छोटी घटना कहाँ है, किसी की जान चले जाना, किसी का बच्चा चले जाना, पूरा परिवार मतलब अभी तक सदमे है, माँ का रो के बुरा हाल है, बहन का रो रो के बुरा हाल। आप कह रहे छोटी घटना, मतलब किसी के घर से किसी का बेटा चला जाना, क्या सपने देखोगे, किस तरह से पढ़ाया लिखाया होगा, तो इसको आप छोटी घटना कैसे कह सकते? गोली जो है एक ही समाज के युवाओं को लगी है और अगर गोली चलाने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, वो उनके जाति के विपरीत जाति के हैं या कहें कि तथाकथित उच्च जाति के हैं, तो इस बात को समझने में हमें जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए कि जो पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जिन्होंने गोली चलाई है, वो भी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थे। अगर ये सामाजिक अत्याचार है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस सामाजिक अत्याचार का इसका जो समाधान है वो धर्म परिवर्तन में देखते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तो ये समाज जो है अभी तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। आज गोलमेज सम्मेलन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने जब यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत में कोई जातिवाद नहीं है, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनको अपने हाथ से पानी का गिलास देते हैं और पीने के लिए कहते हैं। तो भरी गोलमेज सम्मेलन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस पानी को पीने से इनकार कर देते हैं और वहाँ पर जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। तुरंत सत्ता चाहिए, अपने जीवन में सत्ता चाहिए, त्याग नहीं चाहिए, कोई बलिदान नहीं करना है। जो अब तक हमारे महापुरुषों ने बलिदान किया है, उसी बलिदान के आधार पर उनको सत्ता चाहिए, उसी बलिदान के आधार पर जो राजनीतिक सुख है वो चाहिए। लेकिन राजनीतिक सुख को प्राप्त करने के लिए जो वांछित त्याग, समर्पण और बलिदान है, उसको करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश रामपुर सिलाई बड़ा गांव में एक ऐसी घटना घटी है जिसने की मानवता को शर्मसार कर दिया। जी हां, फिर से एक बार जातिवादी आधार पर गुंडों का तांडव देखने को मिला, उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस का तांडव देखने को मिला और जिस तरह से उन्होंने खुले तौर पर फायरिंग की और उसी फायरिंग में बहुजन समाज के एक युवा की जान चली गई और 2 युवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और साथियों, पूरा घटनाक्रम जो बताया जा रहा है कि जातीय आधार पर वहां पर दंगा उत्पन्न हुआ और उसी दंगे में जब वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फायरिंग की, उसी फायरिंग में उस बहुजन युवा की जान चली गई। साथियों, पूरा घटनाक्रम है, उसी पर मैं चर्चा करूंगी। मेरे साथ में आज एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि आजादी क्या 77 साल बाद भी जातीय आधार पर इस तरह का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो बेसिक कारण क्या है? नमस्कार सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, जय भीम,
नीलम जी। जी, सर रामपुर में जिस तरह से बताया जा रहा है जो पूरा घटनाक्रम है वहाँ पर गाँव के बीच में एक खाली ज़मीन थी जो कि एक तालाब था। गाँव के लोगों ने उसमें मिट्टी भर के उसको समतल किया और जब उसको समतल कर दिया, साफ-सफाई कर दी तो वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से एक बोर्ड लगाया और जब वो बोर्ड वहाँ पर लगा तो तथाकथित मनुवादी व्यवस्था के लोग वहाँ पर आए, उन्होंने लड़ाई-झगड़ा किया और उसी लड़ाई-झगड़े में जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो पुलिस की गोली का शिकार एक बहुजन समाज का युवा हो गया जिसका नाम सुमेश है, 10वीं क्लास का छात्र है, उम्र 17 साल बताई जा रही है। तो इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सर हम अक्सर कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम जी। और मैं इस घटनाक्रम को जो है आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहा हूँ, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और जो अब मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं, जी, हर एक घटना पर सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग हैं, वे भी चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो उन लोगों को भटकाने के लिए कि जो मुख्य जो धारा चल रही वाली है देश में जो है चुनाव के लिए, चुनावी माहौल तैयार होगा, उस चुनावी मुद्दे से उनको भटकाने के लिए इस घटना को मुख्यतः शायद अंजाम दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि ये घटना किस प्रकार की है, इसका नेचर क्या है? क्या ये घटना एक परिवार के साथ घटित हुई घटना है? क्या एक परिवार के ऊपर हुआ अत्याचार है, एक व्यक्ति के ऊपर हुआ अत्याचार है, या फिर एक सामाजिक अत्याचार है? मैं बार-बार इस बात की चर्चा करता रहा हूँ कि जो अत्याचार हो रहा है, अगर व्यक्तिगत है तो उसके लिए आपके पास कोर्ट है, कोर्ट के जाके दरवाजे जी, खटखटाइए, पुलिस प्रशासन में जाके रिपोर्ट लिखाइए। लेकिन अगर कोई घटना सामाजिक है, तो उसकी तह में जाकर, उसकी जड़ में जाकर उसका इलाज करना पड़ेगा, ताकि वह घटना जो है समाज के साथ में, समाज के किसी अन्य हिस्से में दोबारा से घटित ना हो। हम लगातार देख रहे हैं कि जातिवाद जो है इस देश की प्रमुख बीमारी है और देश की जो ये प्रमुख बीमारी है, इसका इलाज भी हमारे महापुरुषों ने, इस देश के महापुरुषों ने बार-बार देने का प्रयास किया है। लेकिन समस्या ये है कि इस देश में जो लोग मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति के द्वारा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग धैर्यवान नहीं हैं, सहनशील नहीं हैं। धैर्यवान और सहनशील ना होने के कारण और ऊपर से जो है मैं ये कहूँगा कि बुद्धिमान भी नहीं है। बुद्धिमान ना होने के कारण वो जो है एक अच्छी नीति जो है सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं बना पा रहे हैं। उन्हें अभी इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, अभी तुरंत सत्ता चाहिए, अपने जीवन में सत्ता चाहिए, त्याग नहीं चाहिए, कोई बलिदान नहीं करना है। जो अब तक हमारे महापुरुषों ने बलिदान किया है, उसी बलिदान के आधार पर उनको सत्ता चाहिए, उसी बलिदान के आधार पर जो राजनीतिक सुख है वो चाहिए। लेकिन राजनीतिक सुख को प्राप्त करने के लिए जो वांछित त्याग, समर्पण और बलिदान है, उसको करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये जो घटना घटी है रामपुर में, यह सामाजिक घटना है और इस सामाजिक बीमारी से निजात दिलाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि उन्होंने भी ये जातिवाद का दंश जो अपने पूरे जीवन झेला। बचपन में जो स्कूल में उनको भीतर कक्षा में बैठकर नहीं पढ़ने दिया, कक्षा के बाहर बैठकर उनको पढ़ाई करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। मटके को छूने की इजाज़त नहीं थी। अगर चपरासी एब्सेंट है, चपरासी नहीं आया तो उस दिन वो पानी नहीं पी सकते थे, चाहे जून जुलाई की गर्मी क्यों ना हो, चाहे प्यास के मारे गला सूखा क्यों ना जा रहा हो। नाई ने बाल काटने से इनकार कर दिया। पीएचडी की डिग्री विदेशों से लेकर आए, इतने पढ़े और लिखे, उसके बाद जब भारत वापस आते हैं और जब वो नौकरी करने के लिए बड़ौदा रियासत में जाते हैं, तो जिस चपरासी को, जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वह उनको फाइल जो है उनके हाथ में नहीं देता, दूर से फेंक कर मारता है। लंदन के गोलमेज सम्मेलन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने जब यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत में कोई जातिवाद नहीं है, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको अपने हाथ से पानी का गिलास देते हैं और पीने के लिए कहते हैं। तो भरी गोलमेज सम्मेलन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस पानी को पीने से इनकार कर देते हैं और वहाँ पर जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। यह सब अत्याचार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में देखे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे सन 1935 में कि यह हिंदू धर्म के कारण, हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है
हिंदू धर्म के भीतर जो सामाजिक व्यवस्था है, जिस तरह का सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हिंदू धर्म ने लोगों को करके दिया है, यह सब उसी का परिणाम है। यह एक अध्यापक, एक नाई, एक सफाई कर्मचारी या एक चपरासी के द्वारा किया गया अत्याचार नहीं है। ये अत्याचार लगातार पूरे समाज पर हो रहा है। ये अत्याचार लगातार एक व्यवस्था कर रही है। तो 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला की भूमि से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये अत्याचार समाज के ऊपर एक धार्मिक व्यवस्था के द्वारा हो रहा है, तो वे वहाँ घोषणा करते हैं। हजारों की भीड़ उनके सामने है, उसमें एक घोषणा करते हैं और आह्वान करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। वहाँ पर वो हिंदू धर्म को त्याग देते हैं और उसके बाद 21 साल तक जो है दुनिया के तमाम धर्मों का अध्ययन करते हैं कि मेरे पीछे अब बहुत सारे लोग हैं, उनका भविष्य है, उनके लिए कौन सा धर्म उचित रहेगा। सर, ये मोटी मोटी जितनी भी बातें आपने बताई है सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको मानने का प्रयास नहीं करते। और जिस तरह से अभी रामपुर में जो घटना घटी पहले है, मैं जी समस्या का हल बता दूं कि 21 साल तक उन्होंने जो है तमाम धर्मों का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद फिर वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। लेकिन बड़े तकलीफ की बात है कि जिस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन भर तमाम तरह का त्याग किया, पूरी तरह से समाज के प्रति समर्पित रहे, जो भी वांछित बलिदान उनके जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए था, वो बलिदान उन्होंने दिया, चाहे वो अपनी पत्नी का बलिदान हो, चाहे बच्चों का बलिदान हो। लेकिन इस बात को आज का युवा नहीं समझ पा रहा है। इस बात को आज के जो समाज के नेता हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसी बात को आज इस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो नहीं समझ पा रहा है। बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो आज बहुजन समाज के लिए आंदोलन करने का दावा करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो है अभी तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सामाजिक अत्याचार है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस सामाजिक अत्याचार का जो सॉल्यूशन है, इसका जो समाधान है, वो धर्म परिवर्तन में देखते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तो ये समाज जो है अभी तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। आज प्रिंट मीडिया का ज़माना नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ज़माने में खाली प्रिंट मीडिया थी, जिसके कारण जो है कि संचार व्यवस्था, यानी कि अगर बाबा साहब कुछ बात कह रहे हैं तो उनके लोगों तक पहुंचने में बड़ी असुविधा थी, बहुत समय लग सकता था, सालों साल लग सकते थे। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी एक बात, कोई भी एक विचार तुरंत तेज़ गति से जो है फैलता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा अम्बेडकरवादी है जिसको यह नहीं पता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक अत्याचार को रोकने के लिए क्या समाधान समाज के सामने प्रस्तुत किया है। कौन सा ऐसा अम्बेडकरवादी है? सबको पता है, लेकिन फिर क्यों नहीं उस समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं उस अत्याचार को जड़ से समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं? मतलब सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग बौद्ध धर्म अपना लेते तो तब ये गोलियां जो चल रही थी, तो वो लड़का जो सर्वेश नाम का युवा है वो उसका शिकार नहीं होता। देखिए, ये जो गोली चलाई गई है, ये अगर जो दंगाई थे उनके द्वारा गोली चलाई गई होती तो मैं एक बार के लिए मान लेता कि इसका चुनाव से संबंध नहीं है। लेकिन पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है और पुलिस जो है कभी भी इस प्रकार से गोली नहीं चला सकती है दंगों में कि किसी की हत्या हो जाए। बहुत मुश्किल मामला है। एक गांव के तो लोग थे, छोटे थोड़े बहुत लोग होंगे, कोई हजारों की संख्या वहाँ पर नहीं रही होगी, बहुत कम लोग रहे होंगे। उनको तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज जो है पर्याप्त रहा होगा। लेकिन लाठी चार्ज का इस्तेमाल केवल ना करके वहाँ पर गोली चलाना, और गोली भी जो है कई तरह की होती हैं, वो जो ऐसी गोलियां भी होती हैं जिससे कि इंजर्ड हो जाता है आदमी, मरता नहीं है। लेकिन सर, एक चीज और जो निकल के आ रही है, जो घटनाक्रम पूरा है कि गोली युवा को लगी है और उसकी मृत्यु हो गई, और 2 युवा हैं, वो भी मतलब तीनों के तीनों बहुजन समाज के हैं, दलित समाज से आने वाले हैं। जी, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गोली जो है एक ही समाज के युवाओं को लगी है और अगर गोली चलाने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, वो उनके जाति के विपरीत जाति के हैं,
या कहें कि तथाकथित उच्च जाति के हैं, तो इस बात को समझने में हमें जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए कि जो पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जिन्होंने गोली चलाई है, वो भी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थे। और ये बहुत बड़ी समस्या है नीलम जी। लोग बोलते हैं कि आज संविधान लागू हो गया है, समानता का अधिकार है, तो आप लोग भी समानता को बरतिए, आरक्षण को छोड़िए। अभी ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें अगर पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जातिवादी मानसिकता से पीड़ित होकर जो है अपने कर्तव्य को भूलकर, न्याय को भूलकर अत्याचार करने के लिए उन्मुख हो जाता है, तो फिर हम इस देश की जो परिस्थितियां हैं उनसे क्या पता लगाएं कि इस देश की कैसी परिस्थितियां चल रही हैं। तो नीलम जी, सबसे जो बड़ी बात है वो हमें समझनी पड़ेगी कि चुनाव सर पर हैं और कुछ लोग जो हैं इस समाज को सत्ता दिलाने का, भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चुनावों में उतरने की बात कर रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर रावण जो है वो अक्सर सड़कों की राजनीति करते हैं और अब ये घटना घटी है, इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। इसमें गए हैं, वो घटनाक्रम पर गए हैं, उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है, सरकार से डिमांड भी किया और सर बता रहे हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। देखिए, मैं बार बार कहता आया हूं कि अगर हमारे महान पुरुषों ने इन छोटी छोटी घटनाओं पर अपना दिमाग लगाया होता, फोकस किया होता, तो इन छोटी घटनाओं में क्या मांगा उन्होंने न्याय के तौर पर? एक नौकरी, और क्या मांगा है? लेकिन सर छोटी घटना कहाँ है, किसी की जान चले जाना, किसी का बच्चा चले जाना, पूरा परिवार मतलब अभी तक सदमे है, माँ का रो के बुरा हाल है, बहन का रो रो के बुरा हाल। आप कह रहे छोटी घटना, मतलब किसी के घर से किसी का बेटा चला जाना, क्या सपने देखोगे, किस तरह से पढ़ाया लिखाया होगा, तो इसको आप छोटी घटना कैसे कह सकते हैं सर? ठीक है नीलम जी, मैं भी ये मानता हूँ कि छोटी घटना नहीं है। किसी व्यक्ति की मौत हो जाना कोई छोटी घटना नहीं है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस उद्देश्य की मैं बात कर रहा हूँ, जो लक्ष्य है बहुजन समाज के लिए महान पुरुषों ने निर्धारित किया है, उसके सामने कितनी बड़ी घटना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या बहुत बड़ी घटना है उस लक्ष्य के सामने? लेकिन सर अभी अगर इसी तरीके की 2-3 घटनाएं और अंजाम दे दी जाएं देश में दलितों के साथ में, तो दलित नेता कहाँ उलझेंगे? दलित नेता क्या न्याय की मांग करेंगे? मैं लगातार इस बात पे जोर देता रहा हूँ कि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी कब अस्तित्व में आ रही है? 1976-77 में आ रही है जनसंघ के रूप में। उससे पहले वो राजनीति सोच नहीं रहे। उससे पहले जो है वो जो राजनीतिक दल कांग्रेस के रूप में विद्यमान है और तमाम दल हैं, वहाँ पर अपने लोगों को फिट कर रहे हैं, अपने मानसिकता के, अपने विचार के लोगों को वहाँ पे फिट कर रहे हैं। तो ये जो समाज है इसके अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, उस योजना पर जो है कोई काम करने की तैयारी नहीं है। अभी 2024 के चुनाव को कितना समय रह गया है और उसके लिए किस नेता ने क्या तैयारी की है? तो जो ये नए नए नेता लोग जो उभर कर आ रहे हैं, अभी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने अपनी नौकरी खोई है और समाजवादी पार्टी से उनका ताना बाना शुरू हो गया है। तो ये लोग जो हैं दावा करते हैं कि बहुजन समाज के लिए इनके अंदर पीड़ा है, दर्द है और उनके लिए राजनीति करने जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा नेता, कौन सा प्रोफेसर बहुजन समाज को सत्ता दिलाने का प्रयास कर रहा है? तो सर राजनीति में जाने में बुराई क्या है और आवाज़ उठाने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ये लोग बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं और पार्टी में किसी में भी जाना वो उनका पर्सनल निजी वो है, लेकिन अब काम तो समाज के लिए कर रहे हैं ना, आवाज़ तो समाज के लिए उठा रहे हैं ना। नीलम जी, उद्देश्य क्या है? मैं तो उद्देश्य की बात कर रहा हूं। लोगों को जागरूक करना। ये कोई उद्देश्य नहीं है। तो जो बाबा साहेब का जो कोटेशन लोग बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और अंग्रेजी में बाबा साहेब ने कहा है कि एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो उसमें जो संघर्ष की बात नहीं कही अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में लोग जो है संघर्ष की बात करते हैं, क्योंकि लोग संघर्ष के आदी हैं। बोलते भी हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्ष के आदी हैं। संघर्ष के आदी हो चुके हैं। संघर्ष कौन सा? संघर्ष वो वाला नहीं जो वांछित होता है, जो अपने आप से आता है। संघर्ष जबरदस्ती का संघर्ष, जबरदस्ती संघर्ष करने के लिए आमादा ये समाज, ये अपने लक्ष्य से भटक रहा है। लक्ष्य होना चाहिए समाज के लिए इस देश में सत्ता प्राप्त करना, ये लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहेब ने भी लक्ष्य दिया है। बाबा साहेब ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं की जो चाबी है, जो समाधान है, वो राजनीतिक सत्ता है। बाबा साहेब कहते हैं उसको प्राप्त करना ही होगा। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी समस्याओं की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का हल इस सत्ता से निकाल सकते हो।
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खाली इतना ही कहा होता तब भी ठीक था कि अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं लोग जो है। लेकिन बाबा साहब ने आगे चलकर ये भी कहा कि उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। और गैर राजनीतिक जड़ें क्या हैं? वो है सांस्कृतिक आंदोलन। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध चल रहा है और जो उस युद्ध में विजेता होगा उसकी सत्ता होगी, उसका सब कुछ होगा, पूरा देश उसी का होने वाला है। आज ब्राह्मण संस्कृति उस युद्ध में जो है विजेता के तौर पर हमें दिखाई दे रही है। तो बताइए मुझे कि इस देश की कौन सी चीज़ उनके हाथ में नहीं है? शासन, प्रशासन, तमाम संसाधन आज जो है उस संस्कृति के हाथ में उनका कब्जा है और जिस प्रकार से चाहें वो उस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। तो नीलम जी, अगर इस देश में कोई भी बहुजन समाज का नेता, कोई भी बहुजन समाज का प्रोफेसर या कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर इस उद्देश्य में लगा है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगा है, तो निसंदेह वो जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए निर्धारित किए गए उद्देश्य को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। अभी जो है पार्टी बनाने के लिए सबको जल्दी है। बहुजन समाज पार्टी एग्जिस्टेंस में थी और उसके बाद तुरंत ही जो है चंद्रशेखर रावण ने पार्टी बना ली है, बिना यह समाज को बताए कि बहुजन समाज पार्टी में क्या कमियां थीं और उन कमियों को उन्होंने कैसे दूर किया है। फिर उसके बाद अभी हमने रिसेंटली जो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी देखा, उन्होंने भी पार्टी बना ली तुरंत ही जो है। तो सभी लोग का जो फोकस है वो सत्ता पर है। लेकिन अगर आप जो है आकलन करें, थोड़ा सा सोच विचार करें, तो सत्ता के कितना नज़दीक हैं ये लोग? ये सत्ता से बहुत दूर हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी गैर राजनीतिक जड़ें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और उन पर इनमें से कोई काम नहीं कर रहा है। मंच पर खड़े होकर जो है हिंदू धर्म के खिलाफ भाषण देने से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी आपको जो है बुद्ध के धम्म, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद, तो आपको श्रमणवाद को समझना पड़ेगा, श्रमण संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा, श्रमण संस्कृति की तरफ लोगों को लेकर आना पड़ेगा, श्रमण संस्कृति के अंतर्गत लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सर, आपने श्रमण संस्कृति की बात करी, बौद्ध धर्म की बात करी, तो जानना चाहूंगी राजनीति में, क्योंकि राजनीति में सर समाज का वोट चाहिए। अगर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति एक धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा और वो वोट मांगने जाएगा, क्योंकि भारत देश में हम बौद्धों की संख्या कितनी देख रहे हैं सर, तो आप खुद बताइए ना कि कहाँ से वो राजनीति में आएंगे पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर। तो किसने कहा है कि आप राजनीति कीजिए? किसने कहा है, बताइए आप मुझे। नहीं, अभी आप कह रहे हैं ना। नहीं, मुझे ये बताइए कि आपने अगर गैर राजनीतिक जड़ों पर काम करना शुरू किया हो और आपने अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करते हुए अपनी विचारधारा पर एक व्यक्ति को आपने जो है तैयार कर लिया, आपने एक व्यक्ति तैयार कर लिया और उस व्यक्ति को जो है आपने किसी भी पार्टी में फिट कर दिया, तो वो व्यक्ति जो है आपके लिए कुछ ना कुछ तो लाभ लेकर आएगा ना। लेकिन आपने अपनी एक पार्टी बनाई, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी में आपने, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल हुआ है इस देश में जो है। बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई, सत्ता में भी आई और उसके पास ब्राह्मण भी टिकट लेने के लिए आया, ठाकुर भी टिकट लेने के लिए आया, बनिए भी टिकट लेने के लिए आए और उन लोगों ने टिकट लेकर सत्ता भी हासिल की। सत्ता मतलब एमएलए बने, एमपी बने। तो उन्होंने जो है इस बहुजन समाज के लिए कितना काम किया, बताइए आप मुझे। उनका मिशन था इस पार्टी के माध्यम से अगर किसी क्षेत्र से सत्ता उनके पास आते, सत्ता का अंश उनके पास आता है, तो सत्ता का अंश प्राप्त करना, ये उनका लेकिन सर, जो चाहे अगर हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, एक क्षेत्रफल के आधार पे होता है, तो उसमें जो भी काम आता है वो करते तो हैं वो लोग। देखिए, जो औपचारिक काम है तो करने पड़ेंगे। अब सड़क बनानी है, सड़क टूटी फूटी पड़ी है, तो सबके लिए बन रही है तो ना, वो नहीं है। लेकिन कुछ विशेष कार्य होते हैं, जैसे कि मैं अगर एक विशेष फंड की बात करूं, जो कि दलित समाज के लिए एक अलग से विशेष फंड होता है। जैसे कि दिल्ली की में बहुत आपने देखा होगा कि दलितों के लिए, SC ST OBC के लिए जो फंड है वो अलग से निर्धारित है SC STs के लिए। तो उस फंड को जो है सरकार लगातार जो है उन लोगों पर खर्च नहीं कर रही है, वो जो है किसी उसको डाइवर्ट करके किसी और अपने कामों में खर्च कर रही है। तो जो इस समण संस्कृति की विचारधारा का व्यक्ति आएगा, उसको जो तैयार होकर आएगा, तो वो व्यक्ति जो है उस फंड को वहीं पर लगाने का काम करे जहाँ के लिए निर्धारित है। तो कुल मिलाकर नीलम जी, हमें ये समझना पड़ेगा, इस समाज के बुद्धिजीवी समाज को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से RSS ने बहुत धैर्य रखा, सहनशीलता दिखाई, 76-77 में पहली बार उन्होंने जो है एक राजनीतिक तौर पर कुछ तैयार किया और तब भी उन्होंने जो है ये नहीं होने दिया कि RSS का कुछ कनेक्शन है। 2014 तक वो मना करते रहे कि उनका जो है बीजेपी से कोई कनेक्शन है। तो इस तरह से जो है बहुत ही गंभीर होकर जो है एक कार्य करना पड़ता है, सांस्कृतिक अपनी जो विरासत है उसको खड़ा करना पड़ता है।
जैसा माहौल हो उस माहौल में आप क्या कर सकते हैं उस पे फोकस करना पड़ता है जी। और उसके ज़रिए जो है आपको जो है अपने लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर हिंदू संस्कृति का यहाँ पर जो है माहौल बन गया है, ब्राह्मण संस्कृति का माहौल बन गया है तो ये समाप्त नहीं हो सकता। पूर्व में ये पूरा जम्बू द्वीप दूर दूर तक जो है बौद्ध धर्म से पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर लोग थे और बौद्ध राष्ट्र था और ये पुनः बौद्ध राष्ट्र बन सकता है। लेकिन समस्या ये है कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग ही बौद्ध नहीं है, जो हमारे नेता लोग ही बौद्ध नहीं हैं और बौद्ध धर्म के नाम पर अगर उनके पास है तो औपचारिकताएं हैं, केवल नाम का परिवर्तन है, उनके पास कोई अध्ययन नहीं है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, तो कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद के मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो केवल हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वही बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना ही बौद्ध धर्म हो गया है, ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए हो गई है। तो हमें चाहिए कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है वो बुद्ध के धर्म का गहन अध्ययन करके कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करे जिससे कि लगातार लोगों को बौद्ध बनाया जा सके। तो धम्मपद संघ ने ऐसा कार्य शुरू कर दिया है जिसमें कि वो अपना सिलेबस उन्होंने तैयार कर लिया है और आचार्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारे आचार्य बनाए जा चुके हैं और उसमें जो है इस तरीके से अगर काम चलता रहा तो निसंदेह जो है आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि बहुत बड़ा समुदाय जो है उससे जुड़ेगा और निसंदेह जो है जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर का सपना है वो पूरा होगा।